वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं आरपी सिंह फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लाइन न होने के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वीडियो लेट आई। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो 11/1/2023 का जो अभी पिछली बार हाल ही में प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। सीडीपी का 30 में 30 पूरे क्वेश्चन। और खासकर इस बात पे ध्यान देंगे कि चीज़ों को करना कैसे है, क्योंकि सीटेड का जो मेथड होता है सबसे अलग होता है, आपको पता ही है। हमेशा उसमें बताते आऊँ कि यहाँ बात रटने से नहीं बनती, यहाँ बात स्ट्रेटजी की होती है कि आपके करने का तरीका क्या है। क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते हो। फाइनली आपकी पर्सनालिटी चेक करता है कि टीचर वाली है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप करने के तरीके फोकस कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज होती है सीटेड में कि सही क्वेश्चन नहीं ढूंढते, ऑप्शन में सही आंसर मत ढूंढिएगा। आप जब भी ढूंढिएगा तो पहले गलत वाले को और गलत वाले को काट के बाहर कीजिए। अंतिम में आपको सही वाला बच जाएगा। और सही को ढूंढेंगे तो आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। पहले जो जो गलत लगते हैं उनको हटाइए। यदि आप सही को ढूंढने में चक्कर में फंसेंगे तो पक्का कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। तो इसी के साथ अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं सेशन को। तो आपका 11 तारीख का पेपर है, पहला पेपर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, जिसमें कि जैविक योग्यता जैसे कि चलना के माध्यम से हासिल हो सकती है और जैविक योग्यता जैसे कि लिखने के लिए की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया, द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन, और सेकंड में है द्वितीयक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया और प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। फिर ऑप्शन है तीसरे में प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, द्वितीयक और स्वनिर्देशित अभ्यास। चौथे में द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की विलगता और प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। कहानी तो देख के लग रहा है पता नहीं क्या पूछ दिया, सिलेबस में है भी कि नहीं है, शिक्षण में कभी देखने को नहीं मिला। यही तो बात है कि आप शिक्षण में हर एक चीज पा नहीं सकते हैं, क्योंकि स्किनर ने जैसे कहा था कि सीखना एक विज्ञान है और सिखाना कला है। तो आप यहाँ पे ये देख पढ़ते हैं कि शिक्षण आप पढ़ रहे हैं कि बच्चों को सिखाया कैसे जाए। और चूंकि सिखाना एक कला, इसलिए इसकी धार किसी किताब में मिलने वाली ही नहीं है। और न इसके क्वेश्चन या ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये चीज होती है कला की कि आपके अंदर वो आर्ट है कि नहीं, आप उस चीज को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ही है कि लिखा जैविक योग्यता जैसे कि चलना और चलने के साथ योग्यता जैसे कि लिखना, मतलब दो योग्यता की बात की, एक चलना और दूसरा कौन सा, लिखना। तो चलने और लिखने की योग्यता में यदि देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीयक की बात क्या है, पहले चला जाता है या पहले लिखा जाता है। तो यदि देखा जाए कि पहले बच्चा चलना शुरू करता है या पहले बच्चा लिखना शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है कि पहले बच्चा चलना शुरू करता है और उसके बाद में क्या करता है, लिखना शुरू। तो चूंकि पहले बच्चा चलना शुरू किया है इसलिए चलना क्या हो जाएगा, प्राथमिक योग्यता। और लिखना बाद में शुरू करता है इसलिए लिखना कैसे योग्यता हो जाएगी, द्वितीयक योग्यता। तो चलना पहले शुरू कर देता है इसलिए चलना प्राथमिक योग्यता, लिखना बाद में शुरू करता है इसलिए लिखना कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक योग्यता। तो देखिए और आगे का ऑप्शन है कि चलना के माध्यम से हासिल होता है, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए चलना, तो पहले देखिए पहले शुरू में ऑप्शन में क्या मिलना चाहिए, प्राथमिक। यहाँ प्राथमिक ये सही, लेकिन यहाँ द्वितीयक ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ प्राथमिक ये सही पर यहाँ क्या पहले द्वितीयक। तो पहले ऑप्शन शुरू में क्या होने चाहिए, प्राथमिक। दो ऑप्शन कट गए आपके, बचे कितने, दो ऑप्शन। अब देखिए दूसरा है कि योग्यता के लिए चलना के माध्यम से हासिल होता है। चलना किसके माध्यम से हासिल होता है, परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया से या स्पष्ट अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, जो आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, अनुदेशन देते हैं, उसकी बात होती है। तो अनुदेशन को मतलब इंस्ट्रक्शन। तो चलने का काम बच्चा, क्या बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे बोलना है, कि पहले पहला पैर आगे रखो, फिर दूसरा पैर आगे रखो, फिर धीरे धीरे पैर को बढ़ाओ, कि मतलब किस तरीके से चला जाए, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता। आपको पता है कि चलने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती, बच्चा चलना स्वयं सीख जाता है। लोगों की उंगली थामता है, साथ में चलता है, हंसते खेलते बोलते चलना सीख जाता है। तो उसी को बोला गया है कि परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया, मतलब जो आसपास का परिवेश है, समाज है, पर्यावरण है, उसके साथ आनंददायी अंतःक्रिया, उसके साथ जो अंतःक्रिया करता है, खेलता है, कूदता है, घूमता है, और ऐसे करते करते वो चलना सीख जाता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा कि परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया। अब आगे देखिए तो ये ऑप्शन भी कट गया, बचा कौन सा ऑप्शन, पहला। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे भी देखिए कि द्वितीयक योग्यता कौन होता है, लिखना। और द्वितीयक योग्यता के लिए क्या चाहिए, स्पष्ट अनुदेशन। और जाहिर सी बात है लिखने के लिए अनुदेशन की जरूरत होती है, इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि पहले एक सीधी लाइन खींचो, फिर गोला बनाओ, फिर ऐसे करो, तो ये क्या लिखोगे, क लिखोगे। तो लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो लिखने में क्या आएगा, स्पष्ट अनुदेशन। लेकिन जो चलना होता है वो परिवेश का आनंददायी अंतःक्रिया से होता है। तो ये होता है तरीका कि आप चीजों को कैसे पकड़ते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा नंबर है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिकता पर का ही परिणाम है। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, या विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही जो विकास के सिद्धांत पे खरा उतरता है? जल्दी सोचिए और जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। बिल्कुल आसान सवाल है। बिल्कुल आसान सवाल है। तो देखिए सीधे सीधे दिख गया होगा कि विकास सिर से किसकी ओर होता है? पांव की ओर बढ़ता है। और देखा जाए जैसे विकास केवल अनुवांशिकता का ही परिणाम, लेकिन विकास के सिद्धांत पे आपने पढ़ा है कि विकास होता है वातावरण प्लस वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से। विकास में दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, एक वातावरण, दूसरा वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम को भी बोलते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है, और वंशानुक्रम को बोलते हैं अनुवांशिकता। मतलब किसी बच्चे के विकास में दो चीज का प्रभाव पड़ेगा, एक वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, मतलब जो माता पिता से डीएनए मिले, गुण मिले उसका, और दूसरा था वातावरण, जो उसके आसपास का परिवेश है, समाज है, उसका प्रभाव पड़ता है उसके विकास के ऊपर। तो ये ऑप्शन यहाँ लिखा केवल अनुवांशिकता, इसलिए ऑप्शन क्या हुआ था? गलत। दूसरा, विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बिल्कुल गलत। विकास का क्रम होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से किधर? विशिष्ट की ओर। उदाहरण याद होगा तो आप जानते होंगे कि जैसे एक बीज की संरचना शुरू में कैसी होती है? बिल्कुल समान होती है। यदि आप कोई बीज देखेंगे पौधे की तो उसकी संरचना समान होती है कि एक खोल होगा, अंदर बीज के दो भाग होते हैं, बस इतना ही, इससे ज्यादा कोई इसमें होती नहीं है। पर उसी बीज से जब एक पौधा जन्म ले लेता है, उसी बीज से जब एक पौधा जन्म ले लेता है तो उस पौधे की संरचना बहुत ही विशिष्ट हो जाती है, बहुत ही जटिल या कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्या आप देखते हैं फ्लोएम, जाइलम, तो पत्ती में देखेंगे तो सिराएं आ जाएंगे, 10 प्रकार की पत्तियां ही आ जाएंगी, पड़हरित आ जाएगा, रंध्र आ जाएगा, तो दुनिया भर की सारी कहानी जुड़ जाती है। तो शुरू में संरचना सामान्य होती है, बाद में कैसे हो जाती है? विशिष्ट। तीसरा ऑप्शन है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। बिल्कुल गलत। विकास क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होता है, और इसी को आप बोलते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसमें होता है ना कि केंद्र की से बाहर की ओर के पहले आपके कंधे का विकास होगा, फिर कोहनी का विकास होगा, फिर कलाई का विकास होगा, और सबसे लास्ट में उंगलियों का विकास। मतलब विकास क्या होता है? समीप या केंद्र से धीरे धीरे कहा जाता है? बाहर, दूर की ओर जाता है। इसी को बोलते हैं मध्य से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, समीप से दूर की ओर। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही था? विकास किधर होता है? सिर से पांव की ओर बढ़ता है। इसी को बोलते हैं सिरामुखी या सिरोमुखी सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्थान है? निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, या मुद्रित संचार माध्यम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये तो फ्री वाला नंबर देने वाला एकदम क्वेश्चन समझ लीजिए, और क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। तो समाजीकरण में दो होते हैं, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। समाजीकरण के दो कारक होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। और मैंने शुरू में बताया प्राथमिक में हमेशा कौन होता है? परिवार। और द्वितीयक में कौन होता है? विद्यालय। बस यही याद रखना, कुछ नहीं। तो पूछा प्राथमिक कौन सा होगा? परिवार चारों में से किस में? पहले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन पूरी तरह सही हो जाएगा। तो बस इतना ही पकड़ के चलिए, बिल्कुल सही है। बाकी यदि आपको कंफ्यूजन है तो इसके ऊपर वीडियो बने हुए, प्लेलिस्ट पढ़े, एकदम शॉर्ट वीडियो बना, कोई लंबा वीडियो है नहीं, तो झट से जाएंगे झट से देख सकते हैं। ऐसा नहीं कोई लंबा वीडियो, बिल्कुल शॉर्ट में बना हुआ वीडियो है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? संवेदी गत्यात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या औपचारिक संक्रियात्मक में? अब जिस बच्चे को शब्द का मतलब समझ में आएगा वो झट से समझ लेगा, और जिसे शब्द का मतलब नहीं समझ में आएगा वो मारेगा कंफ्यूजन में। तुक्का लग भी सकता है सही और लग भी सकता है क्या? गलत। पर यहाँ बात अभी प्रैक्टिस है, तो यहाँ तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मजबूरी आपकी नहीं है। तो यहाँ आप सही लगाने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन है भी तो उसको क्लियर कीजिए। तो देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा? इस शब्द से, आपको पहले बता देता हूं। तो आप पढ़े होंगे कि एक होता था विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यदि नहीं पढ़े तो जिन प्याजे वाला जाइएगा, उसमें सारे शब्दों का एक्सप्लेन है, और बेहतरीन तरीके से आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। विकेंद्रीकरण का गुण होता था जिससे बोलते थे परावर्ती सोच, जिसे बोलते थे परावर्ती सोच। तो परावर्ती को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्तिता, सॉरी,
परावर्तित सोच नहीं, हाँ परावर्तित सोच, या इसी को बोला जाता है प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन, परावर्तित सोच रखना। तो उसी शब्द का मतलब है प्रतिवर्तिता। प्रतिवर्तिता का मतलब किसी चीज को उलट फेर कर कई तरीके से सोचना या किसी चीज को रिवर्स कर लेना। तो इस तरीके का सोच बच्चा किस एज में रखता है, तो आपको भी मालूम है चीजें बढ़ती दो में मैक्सिमम। आप कंफ्यूजन होंगे, आपको इतना तो मालूम होगा कि संवेदी गामक में होगा नहीं, औपचारिक में तो होगा नहीं, होगा तो किसमें, मूर्त में या फिर किसमें, पूर्व में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसमें संक्रिया से पहले, मतलब मानसिक जोड़ तोड़ से पहले की अवस्था है, जहां बच्चे पर दिमाग कम है, इतना समझ लीजिए। और मूर्त संक्रियात्मक जहां बच्चे पर दिमाग हो गया है। तो यदि बच्चा कई तरीके से सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, तो किसमें आएगा, जाहिर बात किसमें आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यदि डिटेल में समझना है तो वीडियो पढ़िए, पूरा एक्सप्लेन है, सीधे सीधे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 500 नंबर क्वेश्चन तक देखिएगा। जिन प्याजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना निर्माण। एकदम आसान और सीधा क्वेश्चन है, पढ़े होंगे। समावेशन और समायोजन के अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, एक समावेशन एक समायोजन। अरे पढ़े होंगे, ध्यान होगा तो आपको सीधे सीधे आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, हमेशा दो चीजें होती थी कि अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक समावेशन होता है, एक समायोजन। एक कौन सा होता है, समावेशन, और एक कौन सा होता है, समायोजन। जब करते थे पूर्व ज्ञान में संशोधन, जब करना पड़े पूर्व ज्ञान में क्या, संशोधन, संशोधन बदलाव या परिवर्तन लाना पड़े तो उसको बोलते हैं समायोजन। और जब पूर्व ज्ञान में संशोधन करने की जरूरत नहीं, पूर्व ज्ञान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती तो उसे क्या बोलते हैं, समावेशन। तो देखिए, स्कीमा को ही मैंने बताया था कि बोलते हैं पूर्व ज्ञान। स्कीमा क्या होती है, आपका पूर्व ज्ञान ही क्या होती है, स्कीमा होती है। तो पूर्व ज्ञान में अनुभव मतलब नए अनुभव जो आपको मिले, अनुभव मतलब जैसे कोई अनुभव प्राप्त हुआ मतलब नया ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को लगातार सम्मिलित कर रहा है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि पूर्व ज्ञान को बदल रहा है, परिवर्तित कर रहा है या उसे संशोधित कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, कुछ नहीं लिखा है। तो इसका मतलब पूर्व ज्ञान में सीधे सीधे नया ज्ञान डाल दे रहा है, मतलब परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। जब परिवर्तन नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, समावेशन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, समावेशन। और इसमें यदि लिख देता कि स्कीमा में परिवर्तन करके अनुभव को लगातार सम्मिलित कर रहा है तो वही आंसर क्या हो जाता है, समायोजन। तो इसका आंसर समझ गए होंगे कौन सा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बनाने का तरीका बड़ा लाजवाब है। मतलब देखने में लगेगा कि पता नहीं कहां आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन विश्वास मानिए एकदम सिलेबस के एकदम अंदर है, बिल्कुल अंदर है। पहला, बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो देखिए, यदि पढ़े होंगे तो पकड़ लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, साफ बात है। तो देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को महत्व देता है। चर्चा वाद विवाद होता है दो जन रहेंगे तब, जब दो लोग रहे या दो से ज्यादा लोग रहते हैं तो चर्चा वाद विवाद होता है। और जहां दो या चार लोग जुट जाते हैं और चर्चा पर चर्चा होता है, उसी को क्या बोलते हैं आप, समाज। तो बताइए, समाज से जुड़ा हुआ सिद्धांत कहाँ है आपके पूरे सीडीपी में, एक ही जगह तो है, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संस्कृति का, या इसी को बोलते हैं सामाजिक संरचना या सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और देने वाला कौन, लियो वाइगोस्की। तो देखिए तीसरा ऑप्शन, लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बस आपको पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको ऐसे ही घूम कर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 7वां नंबर, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देख उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लियो वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया, अनुकरण, अनुकूलन, पाठ या आत्मसातकरण। बहुत लाजवाब। तो देखिए, लियो वाइगोस्की में दो शब्द आते हैं, टकराते हैं, एक होता है जेडपीडी और एक होता है स्कैफोल्डिंग। एक कौन होता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को ही बोलते हैं पाड़, ढांचा, मचान। पाड़, ढांचा, मचान। जेडपीडी जिस जगह या जिस स्थान या जिससे बोल लीजिए जिस क्षेत्र में मदद दी जाती है उसे बोलते हैं जेडपीडी, और जो मदद दी जाती है उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग।
मदद में क्या, जैसे संकेत देना, हिंट देना, इशारे देना, उसको बोलते हैं जो मदद दी जाती है उसे स्केल फोल्डिंग बोलते हैं या पाठ ढांचा मचान बोलते हैं। तो एक विद्यार्थी को जुटते है कि अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने के लिए उसे क्या देती है, कुछ संकेत देती है, हिंट देती है, इशारे देती है। तो इसीलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या कहा जाएगा, सीधी बात है, आंसर क्या होगा, पाड़ होगा। तो याद रखिएगा जिस जगह पे मदद देते हैं जेडपीडी, मान लीजिएगा अंडमान निकोबार में बाढ़ आ जाए और भारत सरकार वहां पे सप्लाई भेजे, मदद भेजे, यदि हम पूछेंगे किस जगह पे बाढ़ आई है तो बोलेंगे अंडमान निकोबार पे, तो अंडमान निकोबार आपका क्या हो जाएगा, जेडपीडी हो जाएगा। लेकिन पूछेंगे उसको मदद में क्या भेजा गया तो बोलेंगे सप्लाई में दवा वगैरह भेजा गया, खाना वगैरह भेजा गया होगा, टेंट वगैरह भेजा गया होगा, ये सारी चीजें भेजी होंगी। तो जो सामग्री भेजी गई वो क्या होती है, इसके फोल्डिंग। तो जिस जगह मदद देते हैं वो कहलाती है जेडपीडी, और जो मदद दी जाती है वो कहलाती है इसके फोल्डिंग। तो यहाँ जो मदद दी गई है, संकेत वगैरह जो मदद दी जा रही है वो क्या कहलाएगी, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग को भी बोलते हैं पाड़ ढांचा या फिर मचान। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया, परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड्स। ये बोलते हैं एकदम सिंपल से पॉइंट से बनाना एक बेहतरीन क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड के टीचर खतरनाक बनाई देते हैं, जो सीटेट टीचर बना रही है फिर कहां, मतलब एक सिंपल पॉइंट्स उठा क्वेश्चन बनाए जिसपे कोई ध्यान ही नहीं देता होगा, पढ़ता हर बार होगा। तो देखिए देखने में तो बड़ा हैवी लग रहा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की कहानी में एक चीज मैंने बताया था, जो सबसे पहला पॉइंट हर जगह हर टीचर लिखवाया रहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग अपने सिद्धांत को बनाने के लिए बच्चों को और लोगों को काल्पनिक कहानियां सुनाते थे। आपको पता होगा, जिसमें आप हिंज की कहानी उनकी सबसे ज्यादा फेमस हुई कि हिंज एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी जो कैंसर से पीड़ित थी, वो दवा लेने जाता वगैरह वगैरह। आपने कहानी सुना होगा सारा, नहीं सुना तो फिर लॉरेंस वाला चैप्टर खोलिए, बकायदे पूरी कहानी सुनिएगा। तो सुने होंगे कि लॉरेंस से कहानियां सुनाते थे, काल्पनिक कहानियां। काल्पनिक कहानी जरिए एक वो परिस्थिति पैदा करते थे व्यक्ति के सामने और फिर पूछते थे बताओ हिंज ने जो चोरी किया वो सही किया कि गलत किया, और यदि सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो कहानियां क्यों सुनाते थे, ताकि एक काल्पनिक स्थिति पैदा किया जा सके, एक सिचुएशन खड़ा किया जा सके जहां उससे सवाल पूछा जा सके। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों से नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था, परिकल्पित स्थितियां, मतलब काल्पनिक सिचुएशन, काल्पनिक स्थितियां पैदा करते थे इमेजिनरी, और उसके जरिए सवाल पूछते थे। देख रहे क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाते रहना। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 9वां नंबर, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं, बाल केंद्रित पाठचर्या को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, चिंतन में अभिसारी तरीकों को। तो एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि चाहे रचनावाद पूछे, चाहे संरचनावाद रहे या रहे प्रगतिशील शिक्षा, बोलने को तो सब अलग अलग है, पर सीटेट के लिए सब क्या है, एक ही है। मतलब कि इनका मतलब होता बहुत अच्छा क्लास, जो आप बोलते हैं ना बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पिटना नहीं चाहिए, बच्चों के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। तो मतलब कि ये ऐसी कक्षाओं की या ऐसी शिक्षा की बात करते हैं, रचनावाद, संरचनावाद, प्रगतिशील, जिसको आप बोलते हैं बहुत अच्छा क्लास होता है, जहाँ बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता, उनके तरीकों से पढ़ाया जाता है, उनके हिसाब से सब कुछ चलाया जाता है। तो होते हैं रचनावाद, संरचनावाद। तो रचनावाद का समर्थन मतलब एक अच्छी कक्षा, एक अच्छी पढ़ाई का समर्थन करने वाले किसे महत्व देंगे, पहला बाल केंद्रित पाठचर्या को, एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा सिलेबस तैयार कीजिए जो कि बाल केंद्रित हो, जो बच्चों पे आधारित हो, बच्चों के अनुसार हो, बच्चों के पसंद के अनुसार हो। आपको दिख गया होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, यही तो सही है, जो बच्चों के अनुसार होगा वही तो सही होता है, गलत कैसे बाकी देखे। सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी, उत्तरदायी रहता तब सही होता, लिखा अनुत्तरदायी, इसलिए क्या हो गया, गलत। व्यक्ति भिन्नताओं को अनदेखा करना, हमेशा बोला हूं कि व्यक्ति भिन्नता को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाता है। व्यक्ति भिन्नता को गुण के रूप में लीजिए, संसाधन रिसोर्सेज के रूप में लीजिए, व्यक्ति भिन्नता का सम्मान कीजिए और उसे कभी भी अनदेखा मत कीजिए। और यहाँ क्या लिख दिया, अनदेखा, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत। चिंतन में अभिसारी तरीके, फिर गलत, अभिसारी नहीं अपसारी, हमेशा कौन सा चिंतन से होगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन कौन सा होता है, अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन के बहुत से नाम हो जाते हैं, जैसे सृजनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, कई नाम हो जाते हैं अपसारी के। लेकिन अभिसारी क्या है, गलत है। तो समझ गए होंगे यहां से कोई ऑप्शन क्यों गलत है उस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सही ऑप्शन बदल सकते हैं लेकिन गलत वाले तो वही रहते हैं। बुद्धि लब्धि, आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय
कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, स्मृति, तर्क, मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। बुद्धि, ये क्वेश्चन, इस चीज टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पेपर में बहुत आए हैं, हमेशा टपके हैं और कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिएगा। बोला बुद्धि लब्धि का जब टेस्ट किया जाता है, आईक्यू का जब टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए उसकी आलोचना क्यों की जाती है, मतलब उसकी निंदा क्यों की जाती है, उसमें कमी क्यों निकाला जाता है, उसको विश्वसनीय क्यों नहीं माना जाता है। तो क्यों नहीं माना जाएगा, कोई कमी निकलेगा तब ना। तो देखिए बुद्धि लब्धि की जब परीक्षण की जाती है तो अलग अलग कल्चर में कि बुद्धि लब्धि के जो टेस्ट बनाए जाते हैं, जैसे हम करें वेस्टर्न कल्चर हुआ, जो फॉरेन होते हैं, आपके विदेशी हुए, तो उन्होंने जो बुद्धि लब्धि का टेस्ट बनाया उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से बनाया। अब अमेरिका के कल्चर से बना हुआ आईक्यू टेस्ट यदि इंडियन या फिर यहाँ के कल्चर पे अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है रिजल्ट अलग मिलेगा। तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। एक कमी आ जाती है आईक्यू टेस्ट में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का, मतलब कि हर जगह की संस्कृति अलग है, हर जगह का पर्यावरण समाज अलग है, इसलिए आप एक ही आईक्यू टेस्ट को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग कल्चर के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। और इसलिए आपको आईक्यू टेस्ट की हमेशा निंदा होती है कि ये आलोचना की जाती है कि नहीं यही चीज इसके अंदर कमी ला देती है, जिसकी वजह से सारा डेटा गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए पहला, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते के, यदि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता तो भला इसकी आलोचना होती ही क्यों। दूसरा, बुद्धि के विभिन्न क्षमताओं को एक समूह के रूप में मानता तब भी इसकी आलोचना भला क्यों होती। परीक्षण निष्पादन, मतलब टेस्ट का जो रिजल्ट आता है, टेस्ट के रिजल्ट पर पर्यावरणीय कारकों, हमेशा बताऊं सीटेट में पर्यावरण को हमेशा समझिए, पर्यावरण, वातावरण या समाज समझिए कि पर्यावरणीय कारकों या समाज के कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं कि अलग अलग समाज है तो भाई अलग अलग समाज में अलग अलग टाइप की बुद्धि लब्धि मिलेगी, अलग अलग समाज के, जैसे बोला ना कि अलग अलग संस्कृति अलग अलग समाज होता है, तो उसके हिसाब से आईक्यू टेस्ट भी अलग अलग तरीके के बनने चाहिए। आप एक ही आईक्यू टेस्ट को सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि सामाजिक कारक या पर्यावरणीय कारकों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, यही इसीलिए इसकी क्या होती है, आलोचना होती है। अगला देखिए, स्मृति, तर्क, मौखिक कौशल के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। भला ध्यान में रखते हैं तो आलोचना होती ही क्यों। तो आलोचना क्यों होती है, क्योंकि आप सामाजिक कारक या पर्यावरणीय कारक जो होते हैं कि संस्कृति और समाज हर जगह की अलग अलग होती है, तो आप एक ही आईक्यू टेस्ट को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस सेट में जो क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब कि लगाने वाले को टफ भी लगेगा और जिसने कॉन्सेप्ट समझा उसको एकदम आसान लगेगा, और जो लगाएगा उसको लगाएगा बहुत टफ पूछा हमारे में। तो भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। और लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। सिंपल इसको लगाने का मतलब, भाषा विचार के बारे में दो ही वैज्ञानिक बोले हैं, एक लेव वाइगोस्की, एक जिन प्याजे। लेव वाइगोस्की ने बोला भाषा विचार से पहले, मतलब लेव वाइगोस्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना, जिन प्याजे ने बोला विचार भाषा से पहले, जिन प्याजे ने विचार को महत्वपूर्ण माना। तो बस ऑप्शन देखिए, जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक है। अच्छा, भाषा संज्ञान में सहायक है, इस लाइन में कौन महत्वपूर्ण है, संज्ञान या भाषा। भाषा को महत्वपूर्ण दिखाया जा रहा है, तो क्या जिन प्याजे ने भाषा को महत्वपूर्ण दिखाया था, गलत। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, तभी तो बोले कि भाषा विचार से पहले आती है, प्रभाव पड़ता है तभी ना बोले हैं। विचार, संज्ञान, चिंतन, तर्क सब मानसिक चीजें की हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। अब इस लाइन को पढ़िए, चिंतन करना मतलब जो संज्ञान होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, जो चिंतन होता है करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे किसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, भाषा को। तो बताइए जिन प्याजे ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है, बिल्कुल नहीं माना है, गलत। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, यहाँ पे किसको महत्वपूर्ण माना गया, भाषा को। तो क्या लेव वाइगोस्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना, बिल्कुल सर, बिल्कुल माने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को लगते हैं, सीधा है, सिंपल है, नहीं समझेंगे तो बहुत टफ लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, चौथा। जो पॉइंट आपको लोगे कुछ एक्स्ट्रा है या इसको दिमाग में नहीं है तो उसे कॉपी में नोट कर लिया करिए। जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित जैविक, सामाजिक, चिकित्सीय या यादृच्छिक है। मतलब जेंडर क्या है, तो आपको मैंने बताया था जेंडर रूढ़िवादिता वाले वीडियो में, एक होता है जेंडर
एक होता है लिंग। दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिंग होता है जैविक संरचना, जैविक संरचना, और जेंडर होता है सामाजिक संरचना। लिंग बताता है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। लिंग का बस यही काम है, ये बता देगा कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन जेंडर मेल फीमेल नहीं बताता। जेंडर ये बताता है कि महिला को क्या करना चाहिए, और पुरुष को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए। मतलब जेंडर ये बताता है कि पुरुष को क्या करना चाहिए। वो अगले दिन भी 5 बजे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिला क्या करे, महिला को जैसे नहीं होता कि लड़की शाम को 4 बजे तक घर पे पहुंचे, लेकिन लड़का 3 दिन बाद भी 4 बजे पहुंचेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो व्यवहार बनाए गए हैं, ये जो कार्य बनाए गए समाज में कि अरे लड़की है तो घर पे खाना बनाएगी, ये सारे काम करेगी, तो इसी को बोला जाता है जेंडर। कि जो ये बांट दिया गया कि लड़कियां ये काम करेगी, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये नहीं कर सकते और लड़के ये नहीं कर सकते, उसी चीज को क्या बोला जाता है, जेंडर। और ये काम किसने बांटा है, समाज ने। इसलिए जेंडर कैसी संरचना है, सामाजिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, और आ रही होंगी तो झट से लाइक दे दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि नहीं मेहनत सफल तो जा रहा है। समझ गए। तो देखिए अभिकथन और तर्क ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो सीधा करेंगे। पहले कथन पढ़िए और पहले सोचिए वो सही है कि गलत, फिर तर्क पढ़िएगा, फिर सोचिएगा सही है कि गलत। कथन, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। यह लाइन सही है कि गलत है। तो देखिए विविध सामाजिक आर्थिक, विविध मतलब कि अलग अलग सामाजिक और अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग कंडीशन से बच्चे हैं, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, इस तरीके से बच्चे आपके क्लास में आए हैं। तो उन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। मानकीकृत मतलब होता है एक जैसा, इतना समझ लीजिए। मानकीकृत मतलब एक जैसा। और जब कोई व्यक्ति भिन्नता वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां मैंने बताया था कि चूंकि सब बच्चे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं किसी न किसी रूप में, सभी बच्चों में पाई जाती है व्यक्ति भिन्नता, विविधता पाई जाती है। और चूंकि सब बच्चों में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, इससे सभी बच्चों के लिए सिलेबस भी अलग अलग होगा, कैरिकुलम भी अलग अलग होगा, सभी बच्चों के लिए परीक्षाएं भी अलग अलग होंगी, सभी बच्चों के लिए मूल्यांकन भी अलग अलग होगा, सभी बच्चों के लिए पाठचर्या सिलेबस मतलब सब कुछ क्या होगा, अलग अलग। और यहाँ बात क्या कर रही है, मानकीकृत। और जहां मानकीकृत है समझो गलत है। तो यहाँ क्या बोला, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। सभी बच्चों के लिए एक जैसा पाठचर्या अपनाना चाहिए, बिल्कुल गलत। कंफ्यूजन है तो जाके व्यक्ति भिन्नता देखेगा, बिल्कुल एक्सप्लेन किया हूं अच्छे से। और ये क्वेश्चन हमेशा 2-3 क्वेश्चन टकराएंगे, इसे व्यक्ति भिन्नता को समझ लीजिएगा अच्छे से। दूसरा तर्क पढ़ते हैं। मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो देखिए मानकीकृत पाठचर्या मतलब एक जैसी जो पाठचर्या होती है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। भले कैसे ध्यान में रखेगी, मतलब यहाँ से वहां तक कोई बच्चा उसमें अंधा बैठा हुआ है, दृष्टिबाधित है, कोई बच्चा सुन नहीं सकता, और आप सिलेबस बना दिए सबके लिए एक जैसा। अब अंधा बच्चा कैसे पढ़ेगा, जो सुन नहीं सकता वो कैसे पढ़ेगा। एक जैसा सिलेबस सबको ध्यान में रख ही नहीं सकती, इसलिए बोला जाता है अलग अलग बच्चों के लिए सिलेबस क्या होंगे, अलग अलग, पाठचर्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। मानकीकृत जहां रहता है गलत ही रहता है। तो ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। व्यक्ति भिन्नता वाली वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा, ये क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान वीडियो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने का काम है। झट से देख के उसको समझ लीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन तुरंत बनेंगे और ये आपसे हर जगह टकराएगा। रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। रचनात्मक आकलन जो होता है, आपको बताया था कि मूल्यांकन या आकलन में 2 तरीके आते हैं, एक रचनात्मक, योगात्मक। बताया हुआ होगा, यदि आप वीडियो देखेंगे तो एक रचनात्मक होता है, एक होता है योगात्मक। योगात्मक होता है जिसमें नंबर जोड़ने पर ध्यान देते हैं, जिसमें ध्यान दिया जाता है नंबर के ऊपर। और रचनात्मक होता है जिसमें बात की जाती है कौशलों को। रचनात्मक होता है जो कि लगातार चलता है, पढ़ाई के दौरान चढ़ता है। रचनात्मक क्या होता है, जो लगातार मतलब पढ़ाई के दौरान चलता है। योगात्मक वो होता है जो पढ़ाई के बाद चलता है, पढ़ाई के बाद मतलब पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब जो मूल्यांकन किया जाता है वो योगात्मक होता है। लगातार पढ़ाई के साथ जो मूल्यांकन चलता है वो कौन सी होती है, रचनात्मक होती है। मतलब पढ़ाई चलती रहेगी, बच्चों की कमी ढूंढते रहिए, उनकी रचना करते रहिए, वो रचनात्मक होती है। और जो पढ़ाई के बाद चलती है, जैसे पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं और वार्षिक परीक्षा, पूरी पढ़ाई कंप्लीट होती है, आपके वार्षिक परीक्षा होती है, ईयरली एग्जाम होते हैं, तो आपके नंबर पे फोकस किया जाता है, उसे बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन।
तो हमेशा योगात्मक मूल्यांकन गलत होते हैं, रचनात्मक सही होते हैं। तो रचनात्मक आकलन इनमें से कौन सा है? देखिए सत्र के अंत में किया जाता है, वर्ष के अंत में कौन सा करते हैं? योगात्मक वाला। केवल मानकीकृत, अरे भाई मानकीकृत आ गया, यही तुरंत गलत हो गया सीधे। समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। जो पूरी शिक्षण अधिगम पढ़ाने लिखाने का जो कार्य चलता है पूरी पढ़ाई लिखाई के दौरान होता है। रचनात्मक कैसा होता है? लगातार सतत पूरी पढ़ाई लिखाई के दौरान लगातार चलता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यही। केवल एक विशिष्ट शिक्षक, कोई एक टीचर ही क्यों करेगा? हर एक टीचर करेगा ना मूल्यांकन। कोई एक विशिष्ट स्पेशल टीचर क्यों आएगा मूल्यांकन करने के लिए? हर एक टीचर करेगा मूल्यांकन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन, कि पूरी पढ़ाई समुचित शिक्षण अधिगम पूरी पढ़ाई के दौरान जो चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो देखिएगा आसान है, सीधी बात है। अभी मैंने बताया सब समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक, अपसारी चिंतन सब एक जैसा होता है। इसका मतलब होता है बच्चे जहां कई पहलू में सोचे, सोचने के लिए बिल्कुल माइंड से फ्री हो, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो याद करने पर आधारित ना हो। जैसे आप पूछ दिए कि राष्ट्रपति का नाम बताओ, वो याद होगा तभी बताएगा। पर आपने उससे ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ यदि बहुत ज्यादा गर्मी जहां पड़ती होगी और पानी कम रहता होगा, वहां के लोग कैसे रहते होंगे? अब इसमें उसको कुछ नहीं आता, तब भी वो तर्क करेगा, सोचेगा और सृजन करेगा एक नए आइडिया को, और आपको बताएगा सर हो सकता है ऐसे रहते होंगे, इस तरीके से पानी बचाते होंगे। तो ये होता है सृजनात्मक, औपचारिक या समालोचनात्मक चिंतन करने वाली चीजें होती हैं। तो वही पूछा कि समालोचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन का आप विकास किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे? बंद अंत वाले और तथ्य आधारित, मतलब जो फैक्ट आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन हुए, फला जगह का राजधानी क्या है, तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछना है? बिल्कुल नहीं। आपसे भी कोई ऐसा पूछेगा अच्छा लगेगा? परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी का सहयोग देना, एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जो परिकल्पनाओं, कल्पनाओं को, इमेजिनेशन को उसके विकसित करे, खूब ढेर सारा इमेजिन करे, नए नए बातों को सोचे, नए नए विचार लाए, इस तरीके क्वेश्चन पूछना बिल्कुल सही। अरे आपको लगेगा कि नहीं ये सही कि गलत है, तो होल्ड पे रखिए, आगे पढ़िए। अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, शुरू में बोला है कि अपसारी रहेगा, अभिसारी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ाना, केवल किताब पढ़ाएंगे, हमेशा बोलते हैं कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रहना है, हमेशा किताबों को सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबों पे फोकस नहीं करना है। हमको बच्चों को हर एक चीज पढ़ाना है, सिर्फ किताब पर फोकस करके सिर्फ किताब वाली सिलेबस ही नहीं पढ़ानी होती, किताब का कोटा नहीं पूरा करना है। तो केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाना क्या हो जाएगा? गलत। तो कौन सा हुआ सही? जब देखिए आप ऑप्शन लगाते हैं आपको कंफ्यूजन होता है तो उसे होल्ड पे रखा करिए, आगे देखा करिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करिए। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इन सभी वीडियो बने में आप जाके देख लीजिएगा, बस सुन भर लेंगे, सुनने से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें लिखने वाला कोई काम है नहीं। अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। एकदम आसान क्वेश्चन है, जरा भी ध्यान देंगे तो इसको लगा लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति या एसटी, मतलब जो बच्चे पिछड़े वर्ग से आते हैं या जो बहुत फाइनेंशियल आर्थिक उनकी कंडीशन सही नहीं होती, पढ़ाई लिखाई उतने दूर होते हैं, उन विद्यार्थियों का समावेशन, मतलब उन विद्यार्थियों को क्लास में एडजस्ट करना है। यदि कोई पिछड़ा वर्ग से बच्चा है तो उसे ये लगे कि नहीं ये तो भाई ये सब बहुत अमीर बच्चे हैं, हमको कहाँ भाव मिलेगा, वो अपने आप को अलग थलग समझता है, तो उसको इस तरीके समावेशित करना, मतलब एडजस्ट करना कि उसको भी लगे कि नहीं ये हमारा ही क्लास है, सभी हम सभी बच्चे एक जैसे, वो अपने आप को अलग न समझे, अलग वाला भाव उसके अंदर न रहे। तो इस तरीके से समावेशित करने के लिए हमें क्या महत्वपूर्ण है? देखिए प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, मतलब उस बच्चों के ग्रुप में कोई एक बहुत ही प्रमुख समूह हो, कोई जो बहुत ही प्रसिद्ध या ऊंचे कैटेगरी के लोग हो, प्रमुख लोग हो, सिर्फ उनकी भाषा जो उनको जो भाषा पसंद है बस वही। जैसे बोले सर हमको अंग्रेजी पसंद है, मतलब सबको अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, गलत। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव का अनदेखा किया जाए। जो बच्चे आए हैं, मतलब जो SC ST अनुसूचित जनजाति से बच्चे आए हैं, उनके जो सांस्कृतिक ज्ञान है या उन बच्चों के जो अनुभव हो उनका अनदेखा करना चाहिए, उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को इग्नोर करना चाहिए, जायज बात है, बिल्कुल गलत। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, तो दिल से लगा होगा कि नहीं ये तो सही है भाई। तो देखो उनकी अपनी स्थानीय, मतलब जो अनुसूचित जनजाति जो बच्चे हैं,
पिछड़े बच्चे हैं, उनकी अपनी स्थानीय भाषा, उनकी जो खुद की भाषा में बनाई गई शैक्षिक टीएलएम है, शैक्षिक सामग्रियां हैं, उनको उपलब्ध करवाए जाए। ये क्या है? सही है। अरे कंफ्यूजन है तो अगला भी पढ़ो। विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम की जाए। मतलब जो बच्चे हैं, जो जो SC ST या अनुसूचित जनजाति से बच्चे आए हैं, तो विद्यालय और उन बच्चों के जो समुदाय है उनके बीच दूरी बना दिया जाए कि नहीं भाई इनके समुदाय से कोई वास्ता नहीं रखना है। कुछ नहीं ऐसा है कि इनके समुदाय से कोई वास्ता विद्यालय नहीं रखेगा, तो ये भी करना क्या है? गलत है। आप नहीं बना सकते दूरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन। इस तरीके से एक एक लाइन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बनने लगेगी। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, अभी भरपूर टाइम है, आराम से पढ़ा करिए एक एक लाइन को। डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं और पढ़ने के लिए अनुत्सुक होते हैं। डिस्लेक्सिया क्या होता है? पठन वैफल्य। डिस्लेक्सिया वो होता है जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता है। वो 21 को 12 पढ़ लेगा, 21 को क्या पढ़ लेगा? 12 पढ़ लेगा। सा लिखा रहेगा तो उसको वाज पढ़ लेगा। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है बच्चों के अंदर, उन बच्चों के अंदर डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, पठन वैफल्य, जिनको पढ़ने और लिखे हुए चीजों को समझने और पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा कोई बच्चा है तो इसमें से कौन सा कार्य करेगा? लंबे निबंध लिखने के लिए उत्सुक, जिसको पढ़ने में दिक्कत है, लिखा हुआ समझने में, वो खूब लंबा सा निबंध लिखेगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग, बहुत विकसित प्रभावशाली शब्दावली का प्रयोग करेगा, जैसे जीवन जीते, रक्तदान, मरणोपरांत, नेत्रदान। क्या आपको लगता है जिस बच्चे को पढ़ने और वो शब्दों को समझने में दिक्कत होती है वो विकसित शब्दावली का प्रयोग करेगा? बिल्कुल नहीं। पठन सामग्रियों को बहुत आसानी से समझते हैं। अरे भाई जब समझ ही नहीं पा रहा है, डिस्लेक्सिया वाला बच्चा समझ ही नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत। लिखा पठन सब बहुत आसानी से समझता है, आसानी से नहीं समझ पाता है। अगला है पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, मतलब पढ़ने की उनकी इच्छा नहीं करती। जाहिर बात, उसको समझने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, उसको पढ़ने की इच्छा करेगी क्यों? तो उस बच्चों को पढ़ने की इच्छा नहीं करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। तो अब यही आप देख सकते हैं डिस्लेक्सिया जैसे क्वेश्चन है जो कि आप इसके लिख नहीं सकते विशेषताएं क्या होती है, क्या कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें जिसमें विशेषताएं लिखेंगे तो हजारों लिख लेंगे। ये समझने की चीज है। ये बात है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक बच्चे के बात को, हालात को। यहाँ पर बस उसी तरीके से यदि आप कनेक्ट कर लिए सही तरीके से, उस सिचुएशन को समझ रहे हैं एक सही टीचर के तौर पर, तो बस आंसर आपके सही है। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? रिकॉर्ड की गई सभ्य सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित सामग्री। बहुत आसान है, सीधा है। देखिए बच्चा कैसा दृष्टिबाधित, मतलब जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे दिखाई नहीं देता, ऐसे बच्चे के समावेशन करना। समावेशन का मतलब बताया, उसको एडजस्ट करना है ताकि उसको भी वो क्लास अपना लगे, अलग थलग ना लगे, उसे एडजस्ट करना बिल्कुल कि उसको वो क्लास अपना लगे, बाकी बच्चों से अलग ना समझे। अब ऐसे बच्चे को आपको क्लास के अंदर पढ़ाना है, तो इन चारों में से कौन सी चीजें जो उस बच्चे के पढ़ाई में बाधा बनेगी? देखो पहला, रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, मतलब सुनने वाली रिकॉर्डिंग बच्चे को दे दीजिए। जाहिर बात है दिखाई नहीं दे रहा है, सुनने वाली चीज दे देंगे, सुनाई तो देगा, पढ़ लेगा ही, ये तो बाधा नहीं बनेगी भाई। ब्रेल लिपि वाली पुस्तक, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो ब्रेल लिपि वाली पुस्तक बनाई गई है, तो ये भी बाधा नहीं बनेगी। ब्रेल लिपि वाली पुस्तक क्या होती है? जिसका ब्रेल लिपि का आविष्कार जो लुइस ब्रेल ने किया था, और इतना रखे इसमें 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। 6 बिंदु का, 6 बिंदु मतलब कि ऐसे डॉट डॉट बिंदु होते हैं और इन्हीं बिंदु उभरे रहते हैं, कागज से थोड़ा उभार होता है बिंदुओं पे, और बच्चे टच करके उन बिंदुओं को समझ जाते हैं कौन सा शब्द लिखा हुआ है, और उसे टच करके बिंदुओं को उभरे रहते हैं, उससे समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है, उसी से पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बनाया गया है, तो वो भी बाधा नहीं बनेगी। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, मतलब दृश्यात्मक सहायक सामग्री, देखने वाले सामग्री जो होते हैं उनका आप उनको मौखिक विवरण दीजिए, मुंह से बोलकर बताइए। तो जब मुंह से बोलकर बताएंगे तो कान से सुनेगा ही, तो बाधा बनेगी नहीं। लिखित या मुद्रित सामग्री, मुद्रित मतलब छपाई, प्रिंटेड। अब आप बच्चे को लिखकर और छाप कर प्रिंट करके दे दिए पढ़ने को, भाई दृष्टिबाधित, उसको दिखाई नहीं देता तो लिखा हुआ चीज पढ़ेगा कैसे? यही चीज उसको क्या बन जाएगी? बाधा। ये चीज उसके पढ़ाई में क्या बन जाएगी? रुकावट बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। जस्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप लोग। 19 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो देखिए ये भी यदि आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा ADHD क्या होता है, जो बीमारी होती है। एक बीमारी पढ़े होंगे ADHD,
अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, या इसे आपने ये पढ़ा होगा अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार या विकृति, तो पढ़े होंगे। तो इसमें होता क्या, देखिए शब्द से पकड़िए। ध्यानाभाव मतलब ध्यान लगाने में क्या होता है, अभाव। ध्यानाभाव मतलब ध्यान लगाने में अभाव, मतलब अभाव मतलब क्या होती है, कमी। मतलब बच्चे के ध्यान लगाने में क्या होता है, कमी होता है, मतलब बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, ध्यान लगाने में कमी होता है। अगला शब्द है अति सक्रियता। अति मतलब होता है बहुत, सक्रियता मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, चंचल होता है, पर फोकस नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता क्लास के अंदर, तो वही एडीएचडी, ध्यानाभाव अति सक्रियता विकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो उसके अंदर लक्षण पाया जाएगा, किससे संबंधित, देखिए उच्च अवधान अवधि। अब आधे बच्चे अवधान का मतलब समझ गए ध्यान न लगाना, लेकिन याद कर लीजिएगा ध्यान लगाने को ही बोलते हैं अवधान। कभी ये मत समझिए कि अवधान का मतलब होता है ध्यान न लगाना। अवधान और ध्यान एक ही चीज है, ध्यान लगाने को ही बोला जाता है अवधान। तो कभी भी अवधान का मतलब ये मत समझिएगा कि अवधान का मतलब होता है ध्यान न लगाना। इसी तरीका आता है बोध। बोध को बोला जाता है अवबोध। बोध मतलब जिसके पास समझ है, अवबोध मतलब भी जिसके पास समझ है। ध्यान मतलब जो ध्यान लगा लेता है, अवधान मतलब भी जो ध्यान लगा लेता है। और जिसके पास समझ नहीं होती ना, जिसमें आप कंफ्यूजन है, उससे बोलते हैं अबोध। अवबोध नहीं, उसको बोलते हैं अबोध। अबोध मतलब होता है नादान, जिसके पास समझ नहीं होती। अबोध मतलब होता है समझदार, और अवबोध मतलब भी होता है समझदार। ये और जब लग जाते हैं तो वही शब्द रहते हैं, समझ जाइएगा। अवधान ध्यान एक ही, अवबोध बोध एक ही है। उच्च अवधान अवधि मतलब उसके पास ध्यान लगाने का बहुत फोकस है, मतलब बहुत उच्च अवधान। अवधि मतलब होता है समय, बहुत ज्यादा समय तक वो ध्यान लगा सकता है। यहाँ सीधे लिखा ध्यान लगाने में कमी होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, सीधी बात तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ लिखा उच्च अवधान, बोलो बहुत देर तक वो ध्यान लगा सकता है। और जब यहाँ लगा, इस बीमारी में ध्यान लगाने में तो कमी होती है। अगला दृढ़ आवेगशीलता, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा आवेग होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। जाहिर बात है क्या, बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। अब आपको मान लीजिए कंफ्यूजन है तो दूसरे को होल्ड रखिए, आगे पढ़े। निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, लेकिन क्रियाशीलता कैसा, अति सक्रिय है, तो यहाँ लिखा निम्न स्तरीय, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। निम्न मतलब होता है कम, और यहाँ क्या लिखा, अति मतलब बहुत क्रियाशील है। सुनने के लिए विस्तारित धैर्य, अरे बिल्कुल नहीं भाई, धैर्य ही तो नहीं है उसके पास। अरे धैर्य होता सुनने के लिए, तो क्लास में ध्यान लगा के लंबे समय तक न सुन पाता। तो धैर्य ही तो नहीं है उसके पास, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सा सही है, दृढ़ आवेगशीलता, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा आवेग में रहता है, चंचल स्वभाव का होता है वो। ये कोई मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये बच्चों के अंदर पाया जाता है कि बहुत एनर्जी से भरे होते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर एक्टिव बच्चे होते हैं, जिसके वजह से इतने खुराफाती होंगे, पीछे वाले टप करेंगे, इधर टप करेंगे, उनको ध्यान लगाने में कंफ्यूजन होता है। बाकी यदि जानना है तो आप समझ गए होंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, बस सुन लीजिए, आपकी कहानी बन जाएगी। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, बौद्धिक संप्रेषण कौशल, दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता क्या होगी, देखिए उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, जाहिर बात है जो प्रतिभाशाली बच्चा उसके पास बुद्धि क्या होगी, उच्च स्तर, हाई लेवल की बौद्धिक क्षमताएं होंगी। बाकी देखिए ऑप्शन कैसे गलत लिखा, रचनात्मकता में कमी, भाई रचनात्मकता में कमी तो होगी नहीं, प्रतिभाशाली है। बाधित संप्रेषण कौशल, संप्रेषण मतलब बातचीत करने में उसको बाधा, उसको रुकावट उत्पन्न करती है, बातचीत करने में उसको दिक्कत होता है, बिल्कुल नहीं भाई, जो प्रतिभाशाली उसके अंदर दिक्कत होगी नहीं बातचीत करने में। दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, प्रतिभाशाली बच्चे कभी दूसरों के विचारों का नकल नहीं करते, खुद के विचार बनाते हैं। आप भी खुद के विचार बनाइए, खुद के तरीके से पढ़िए, इसलिए कहता हूं सृजनशील बनो। क्या बनो, सृजनशील। अगला 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एकदम आपके सामने, फिर कथन वाले क्वेश्चन। पहले एक कथन पढ़ेंगे, देखेंगे सही है कि गलत, फिर दूसरे को पढ़ेंगे सही है कि गलत, फिर बाद में यदि दोनों सही है तब देखेंगे कि जो तर्क दिया है वो सही तर्क है कि गलत तर्क। पहले देखिए, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, यह सही कि गलत है, पहले बताइए। एक शिक्षक को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जाहिर सी बात है, यदि पढ़ाना है तो उसको संबद्ध और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यह ऑप्शन क्या सही है। तर्क क्या है, आगे देखिए, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, सीखना कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं, यदि आप सक्रिय नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप तभी सीखेंगे ना। यदि आप निष्क्रिय हैं, एक्टिव भी नहीं है,
आप एक्टिव ही नहीं है, सक्रिय ही नहीं है, फुर्ती नहीं है, बस पड़े हुए ऐसे, तो आप कोई भी चीज सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। बोला सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया था। आर क्या है? गलत। तो ए सही लेकिन आर गलत। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया। कुछ भी चीज सीखने के लिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। और यहाँ क्या लिखा है? सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। मैं एक दो बार रिपीट कर देता हूँ, तो आदत बनी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग को कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आया, तो जो महसूस होता है उसके हिसाब से मैं दोबारा बोल लेता हूँ, तो बोर मत होइएगा। अगला देखिए, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में सक्षम, न तो निर्माण में और न विवेचना करने में सक्षम। स्मृति जो आपकी बुद्धि की मेमोरी होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो जाहिर बात है आपकी मेमोरी निर्माण भी कर सकते हो, विवेचना भी कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज निर्माण है, तभी तो बोलते हैं बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी निर्माण भी कर सकती है और साथ में उसकी विवेचना भी कर सकती है, दोनों कार्य कर सकती है। तो निर्माण एवं विवेचना दोनों करने में क्या है? सक्षम है। बाकी ऑप्शन आपको ऐसे गलत लग रहा है। बोला विवेचना करने में असक्षम है, तो यह गलत है। यहाँ बोला निर्माण करने में सक्षम है, यह भी गलत है। यहाँ दोनों को बोल दिया सक्षम कि न निर्माण करेगा न विवेचना करेगा, ये भी गलत है। निर्माण विवेचना दोनों में आपकी बुद्धि सक्षम होती है, आपकी मेमोरी जो होती है, स्मृति, दोनों में सक्षम होती है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बैटरी देख लेता हूं मैं, बार बार बैटरी देख रहा हूं, आवाज ना कटे आज। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। खाली स्थान है, मतलब इन चारों में से किस शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि को बढ़ावा देना होगा? पहला बाल केंद्रित, दूसरा परीक्षा केंद्रित, तीसरा शिक्षक केंद्रित, चौथा पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो किसे बढ़ावा देना चाहिए? तो जाहिर बात आपको एक नंबर में दिख गया होगा, बाल केंद्रित शिक्षा सही होती है। हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? सही। तो किसको बढ़ावा देना चाहिए? बाल केंद्रित को। परीक्षा केंद्रित, क्या परीक्षा पे डिपेंड करना? नहीं। शिक्षक केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, हमेशा कौन सा होता है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बिल्कुल सही होती है, बाल केंद्रित शिक्षा सही होती है। पढ़े होंगे बीटीसी वगैरह हर जगह। बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें पूरी पढ़ाई बच्चों के अनुसार चलती है, और शिक्षक केंद्रित होती है जिसमें पूरी पढ़ाई टीचर के अनुसार चलती है। जाहिर बात है वही चीज जो बच्चों के अनुसार पढ़ाया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? सहभागिता में बहुविध साधन, भेदभाव के बहुविध तरीके, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, अभिव्यक्त के बहुविध तरीके। ये देखिए बहुविध बहुविध लिख के ना आप लोग को कंफ्यूज किया, विश्वास मानिए, तो आप इसको झट से लगाएंगे। देखिए देखिए क्या, निम्नलिखित में अधिगम दिशा निर्देश के लिए, पढ़ाई लिखाई के दिशा निर्देश के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कौन सा सार्वभौमिक, इन चारों में से कौन सा है अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? मतलब एक अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए जो सार्वभौमिक अच्छा हो, सभी बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई हो सभी के लिए, उसके लिए इन चारों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, सहभागिता के बहुविध साधन, बहुविध मतलब बहुत सारे, बहुविध मतलब बहुत सारे, सहभागिता मतलब होता है साथ साथ, मतलब चार बच्चे एक साथ ग्रुप में पढ़ रहे हैं, तो इसके बहुत सारे साधन, बहुत सारे तरीके इजाद की जाए जिससे कि 4-5 बच्चे एक साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन करें, चर्चा पर चर्चा करें और उसके साथ पढ़ें। तो क्या बताइए, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। और पूछा यहाँ हिस्सा नहीं है, तो ये तो हिस्सा है ना भाई, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। भेदभाव के बहुविध तरीके, मतलब हम क्लास के अंदर बहुत सारे तरीके ला दे जिससे अब बच्चों के बीच क्या होने लगे? भेदभाव होने लगे। यही क्या है? यही है जो उसका हिस्सा नहीं होगा। पूछा ना कि कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? भेदभाव, भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधित्व, बच्चे प्रतिनिधित्व करें उसके लिए कई तरीके लाएं, बिल्कुल सही है, मतलब उस सेंस में सही है। अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके, बच्चों को अभिव्यक्ति के तरीके भी देने चाहिए, ये भी। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कई बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं करवाना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। जाहिर बात है भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, अभिसारी चिंतन। देखिए
अनुरूपात्मक चिंतन जिसको बोला जाता है एनालॉजिकल थिंकिंग, मतलब इसी को बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं आप, ये अपसारी चिंतन की बात होती है कि जिसमें बच्चे अपने चीजों को कई तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं, वही बात है। तो देखिए, पहले देखिए, यदि हम बोल रहे हैं कि आपको अनुरूपात्मक चिंतन का मतलब नहीं पता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है एनालॉजिकल का मतलब, नए शब्द है, तो बाकी को चेक करिए, इसको रख दिए। देखिए, कार्यात्मक स्थिरता, समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा कैसे? जब बच्चा कार्य करने में स्थिर हो जाएगा, मतलब कि कार्य कर ही नहीं पाएगा, स्थिर हो जाएगा, सन्न पड़ जाएगा, कार्य कर ही नहीं पा रहा है। कार्यात्मक स्थिरता मतलब किसी भी कार्य करने में रुक जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है, रेस्ट की इस पोजीशन पे आ जा रहा है, एक्टिव हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या यह सही होगा? इससे समस्या समाधान कर पाएगा? नहीं। प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, समुच्चय बोलते हैं सेट को। तो सेट में क्या होता है कि जैसे कोई आप सेट लेते हैं, गिलास वगैरह किसी चीज का सेट लेते हैं, तो उसमें देखते हैं सारे गिलास एक जैसे, प्लेट का सेट लेंगे, सभी प्लेट की डिजाइन एक जैसी, मतलब जिस भी चीज का सेट लेते हैं तो उस सेट में देखते हैं सारी चीजों की डिजाइन एक जैसी होती है। तो प्रतिक्रियाओं का समुच्चय मतलब बच्चे को कोई भी समस्या दो तो उसकी सारी प्रतिक्रियाएं कैसी है? एक जैसी है। समुच्चय मतलब क्या? एक जैसा। तो आप कोई भी समस्या दे रहे हैं, उसमें बच्चे के सभी समस्याओं के लिए प्रतिक्रिया, सभी समस्याओं को हल करने का तरीका क्या है? एक जैसा। ठीक है, इससे वो समस्या समाधान सीख पाएगा? नहीं। समस्या समाधान बोले जब से वो अलग अलग तरीके से सोचेगा नहीं, अलग अलग तरीके से विचार नहीं करेगा, अलग अलग तरीके नहीं खोजेगा, तब से वो सीख ही नहीं पाएगा। और यहाँ बोला प्रतिक्रियाओं, मतलब बच्चा जो प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है, जो रिएक्शन दे रहा है, वो सब पे एक ही जैसा दे रहा है, ये भी गलत है। अभिसारी चिंतन, ये तो गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? अनुरूपात्मक चिंतन, इसे बोलते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपात्मक चिंतन। अगला लेते हैं, ये देखिए नया शब्द है, इसको लिख लीजिएगा। अनुरूपात्मक चिंतन ही होता है जो अपसारी चिंतन से जुड़ा हो, अपसारी चिंतन अनुरूपात्मक चिंतन भी कहते हैं। यही वो पॉइंट जो नोट करने होते हैं, और ये पेपर में आपसे टकराते हैं, यही नई चीज है जो शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। तो लिख लीजिएगा, अपसारी चिंतन को ही क्या बोलते हैं? अनुरूपात्मक चिंतन। मतलब होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, मैं मान रहा हूँ, पर आप लिख लेंगे तो आपके दिमाग में ये याद हो जाएगा कि अनुरूपात्मक चिंतन भी सही होता है। बस बात यह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि डिटेल पे जाऊंगा तो उतना डिटेल आपसे पूछता भी नहीं है, और उतने डिटेल पे डिस्कशन करेंगे तो फिर तो टाइम भी बर्बाद होगा, पूछेगा नहीं। इससे वो शॉर्ट तरीका अपना लो जिससे आपको चीजें याद है और आपके क्वेश्चन आंसर सही हो। बैटरी चार्ज है। विद्यालय में आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने की सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। ये बात सही की गलत? देखिए, सहज का मतलब मैंने बताया था, सहज सिद्धांत जो बच्चों को होते हैं वो होते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो आप बोलेंगे कोई भी चीज ऊपर फेंकते नीचे आ जाता है, ये गुरुत्वाकर्षण। लेकिन बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा बताओ कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे कैसे आता है, तो बोलेगा धरती माता में ताकत होती है, धरती माता भगवान है, तो वह ताकत वो खींच लेती है। तो ये जो बच्चे के बिल्कुल लॉजिक से हट के जो उनके सोच विचार होते हैं ना, उन्हीं को बोला जाता है सहज सिद्धांत, या सहजानुभूत उत्तर, या वैकल्पिक सिद्धांत, या वैकल्पिक उनके जो उत्तर होते हैं वही बोला जाता है सहज, वैकल्पिक या सहजानुभूत, कई शब्दों का प्रयोग करता है। ये वही होते हैं जो बच्चों के अपने खुद के जवाब होते हैं, जो बिना आप बोलेंगे सर पैर के कुछ भी बोल दिया है। तो बताइए, विद्यालय में आने से पहले बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के, जो उसने आसपास देखा है उसकी समझ को बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते कि नहीं? बिल्कुल होते हैं भाई, बच्चों के अंदर ऐसे सिद्धांत मौजूद होते हैं। पहला सही। इस प्रकार की समझ मतलब सहज सिद्धांत, इस प्रकार की समझ पूरी तरह अतार्किक है, लॉजिकल है, और इसकी अनदेखी, इसको इग्नोर करना चाहिए। मतलब इस तरह के जो बच्चों के सिद्धांत हैं ये पूरी तरह अतार्किक और इसको इग्नोर करना चाहिए। खबरदार, बच्चों के किसी भी बात को इग्नोर और अनदेखा किए ना, लपेट लिए जाओगे सीटेड द्वारा। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तो उसका ज्ञान है। इग्नोर नहीं करेंगे, उसी ज्ञान से जोड़ते हुए हम नए चीज के बारे में सिखाते हैं। हर चीज को ऊपर फेंकते क्यों नीचे आता है, बताएगा धरती माता खींचती है। अब आपको इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए उसको गुरुत्वाकर्षण बल तक के कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना है। यही तो होता है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। तो इस प्रकार की समझ पूरी तरह अतार्किक है तथा इसकी अनदेखी करना चाहिए, बिल्कुल गलत। मतलब ए सही है और आर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। इसको इस तरीके से किया जाता है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 27 नंबर। लाइट ना कटे बस, तो सुबह से 3 बार वीडियो बनाओ तो हर बार लाइट कट जा रही है। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं मतलब जो आपके भावना होते हैं, संवेग होते हैं। थोड़ा सा आदत हो गई है आप लोग को जेटपीडी सॉरी वाइगोस्की की इसके फोल्डिंग थोड़ा हिंट देने का। भावना मतलब जो संवेग वगैरह होते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। भावनाएं कौशल को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। भावात्मक विकास परिवेशी कारक से प्रभावित होता है। भावनाएं और संज्ञान दोनों आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।
भावनाएं अधिगम के लिए और प्रेरणा का, भावनाएं अधिगम के लिए और प्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, आप पकड़ लिए होंगे, जब आपके भावनाएं होते हैं वो कौशल को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करते हैं। जाहिर बात है प्रभावित करते हैं। आप बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सूचना मिल रहा है, और यही यदि आप क्लास में बच्चों, किसी बच्चे को शर्मिंदा कर, क्या पूछता रहता है, एकदम गधा है, सबको समझ में आया, तुमको नहीं समझ में आता, अगले दिन उसको, भाई उसको शर्मिंदा हो जाएगा, अगले दिन से वो क्लास में वो दिमाग लगा ही नहीं पाएगा, वो क्लास आएगा नहीं, सोचेगा पढ़ाई लिखाई सब छोड़, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो जो भावनाएं को ठेस पहुंचता है ना, उसकी वजह से पढ़ाई प्रभावित है। इसलिए बोलते हैं संज्ञान और संवेग में बहुत गहरा संबंध होता है। संज्ञान मतलब पढ़ाई लिखाई वाली चीजें, और संवेग मतलब भावनाओं, इन दोनों बहुत गहरा संबंध है। जैसे भावनाओं, बच्चे को बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, कहीं ऐसा ना बोल दे जिससे उसकी भावना या संवेग प्रभावित हो। भावात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है, जो बच्चे के अंदर भावनाओं की विकास हो रही है, उसके आसपास के समाज परिवेश से प्रभावित होती है। देखते हैं, जैसा समाज होगा उस तरीके के बच्चे के अंदर भावना जन्म लेती है, वैसे उसकी भावना का निर्माण होता है। यहाँ हमको नहीं वाला खोजना है, कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। भावनाएं और संज्ञान दोनों आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बोला कि भावनाएं मतलब संवेग और संज्ञान दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमेशा देखिएगा कि संज्ञान तथा संवेग, यदि आप अधिगम वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो बताया होगा कि संज्ञान तथा संवेग के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग, जो संवेग होता है वो पढ़ाई लिखाई को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप में भी और नकारात्मक। बच्चे को चिढ़ा दिए, डरा दिए, शर्मिंदा कर दिए, नकारात्मक रूप में उसकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन उसके जगह यदि आपने उसे मोटिवेट किया, प्रशंसा किया, तो सकारात्मक रूप से प्रभावित हो गए। इससे दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। भावनाएं अधिगम के लिए और प्रेरणा को प्रभावित करती, बिल्कुल सही। मोटिवेशन को इफेक्ट डालती हैं भावनाएं। यदि आप बच्चे को शर्मिंदा कर लिए तो उसकी भावनाओं की वजह से बच्चे को डिमोटिवेट हो जाएगा, पर उसे वही उसकी तारीफ किए तो मोटिवेट हो जाता है। तो ये भी सही है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तीनों सही, ये वाला सही नहीं है। संज्ञान और संवेग के बारे में ये सही नहीं है। दोनों एक दूसरे स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि उनके बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता की चाहत, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। अब प्रेरणा का भी वीडियो बना होगा, अरे पढ़े होंगे तो मालूम होगा, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया था और बोला था कि यहीं से आता है और कहीं से आता ही नहीं। तो अब प्रेरणा में दो होते हैं, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। तो देखिए, आंतरिक प्रेरणा कौन सी होती है? जो आपको खुद अंदर से मिले। बाह्य कौन होता है? जो दूसरों के जरिए मिलती है, दूसरों के लिए आप करते हैं, दूसरे चीज को पाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, वो होती है बाह्य प्रेरणा। तो देखिए, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आपको अंदर से जन्म लेती है, जिज्ञासा के लिए पढ़ते हैं, तो ये भी क्या है? आंतरिक प्रेरणा। हमको वो प्रेरणा ढूंढना है जो कि नहीं है। कौन सा आंतरिक प्रेरणा नहीं? तो जिज्ञासा भी आंतरिक प्रेरणा, खुद के लिए हो रही, खुद की जिज्ञासा के लिए पढ़ रहे हैं। रुचि, खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये भी आंतरिक प्रेरणा हुई। स्पष्टता की चाहत, स्पष्टता मतलब कि हमको कोई चीज क्लियर नहीं समझ में आता, आपको हर चीज नहीं होता, डाउट हो गया, भ्रम है, तो आप उसमें क्लियर समझने के लिए आप उसको और डीप पढ़ते हैं, कई जगह ढूंढते हैं कि और एक चीज हमें क्लियर समझ में आ जाए, ये थोड़ा डाउटफुल है तो उसको डाउट को दूर कर लें, तो भी आप खुद के लिए करते हैं, तो भी आंतरिक प्रेरणा है। पुरस्कार पाने के लिए, ये कैसे प्रेरणा? बाह्य प्रेरणा है। ये तीनों है आंतरिक। और पुरस्कार, पुरस्कार तो बाहरी चीज हो गया, पैसा पाना भाई पास होके, तो पुरस्कार पाने के लिए कौन सा होता है? बाह्य प्रेरणा। तब पूछा ना कौन सा आंतरिक प्रेरणा नहीं है, तो ये वाला आंतरिक प्रेरणा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही। इसको डिटेल में देखना होगा, आंतरिक प्रेरणा वाला आप वीडियो बस सुन लीजिएगा, सुनने भर की चीज है इसमें। मैं तो बोलता हूँ कि सीटेट में उतना ज्यादा होता नहीं, सिर्फ सुनने भर की चीज है। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव से साथ जोड़ा जाए, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त और एवं जटिल हो, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए, पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। सीखना अधिक प्रभावी कब होगा? बच्चे यदि कोई चीज सीख रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा सीखने का प्रभाव कब पड़ेगा? विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाया जाए। जो भी सिलेबस पढ़ा रहे हो बच्चे के जीवन से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, जाहिर बात है सीखने बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये क्या है? सही है। बाकी गलत कैसे, ये भी देखिए। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त और जटिल हो, मतलब जो पढ़ाने वाली चीज हो अमूर्त हो, मतलब उसको, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज आंखों से दिखाई नहीं देती उसके बारे में सोचना, अमूर्त होता है जो सामने दिखाई दे। जैसे बच्चे से गाय के बारे में बात करेंगे तो गाय बच्चा देखा हुआ है, सामने वाली चीज है। अमूर्त वो होती है, जैसे आप बोलेंगे जिराफ देखे हो, अब जिराफ देखा ही नहीं है, तो अब जिराफ के बारे में जो सोचेगा अमूर्त चीजें सोच रहा है। मूर्त होता है जिसको उसने देखा है, जानता है अच्छे तरीके से। तो
ऐसी पाठ सामग्री पढ़ाएं जिसमें बहुत चीजें अमूर्त हो, जिसे बच्चा देखा ही नहीं है, और जटिल बहुत कठिन हो। ये क्या हो जाएगा? गलत। इसका गलत प्रभाव, इसका प्रभाव प्रभावी नहीं होगा। विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए, मतलब टुकड़ों में पढ़ाया जाए ठीक है भाई, लेकिन असंबद्ध क्यों? सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, कोरिलेट करे, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। नहीं बोला असंबंधित रूप से पढ़ाइए, असंबद्ध रूप से पढ़ाई कि एक कोई भी टुकड़ा का संबंध नहीं, आज ये पढ़ा दिया टुकड़ा, आज इधर से उठा पढ़ा दिया, आज उधर से पढ़ा दिया, तो ये भी क्या है? गलत है, कंफ्यूज जाएगा। पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। अभी मैंने कुछ देर पहला कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, और यहाँ बोला पूर्व ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं होनी चाहिए, ये भी क्या है? गलत। तो सीखना अधिक प्रभावित होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो सही के साथ गलत को पकड़ते चलिए, चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, महारत उन्मुखी प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अरे शब्दों को आप पकड़ना सीख रहे होंगे धीरे धीरे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, अनुकूल सीखने का वातावरण मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छा अनुकूल वातावरण बनाना है किसी टीचर को। चारों में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जाहिर बात है विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन चारों को पढ़िए, होल्ड पे रखिए कि सही है भाई। चारों को आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी से बेहद कम अपेक्षाएं रखें, बिल्कुल नहीं, विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखने चाहिए, क्योंकि एक टीचर की सोच भी विद्यार्थी की पढ़ाई को प्रभावित करती है। यदि उससे लगा ना कि टीचर तो हमको गधा समझता, हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, उसकी पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। वो हमेशा अपने गुरु के नजर में अपने लिए सकारात्मक चीजें देखना चाहता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक भाव रखा करिए कभी बच्चे के लिए। अगला, महारत उन्मुखी प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। महारत मास्टरी वाली क्यों नहीं बच्चे के अंदर महारत लाएंगे भाई? कोई भी चीज पढ़ेगा उसमें बच्चे को महारत मिलना चाहिए। महारत का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। महारत का मतलब नंबर की बात नहीं हो रही है, महारत मतलब किसी भी चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ना। तो महारत उन्मुखी चीजें देनी चाहिए ताकि बच्चा और कॉन्सेप्ट समझे और डिटेल में सीखे, चीजों को सीखने के पीछे भागे, न कि नंबर के पीछे। विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, सॉरी मुझे, आप जानते हैं यदि पढ़े होंगे कि मात्राओं में से गड़बड़ होता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत। कौन सा सही है? पहला, समझ गया। अब पिछले वाले वीडियो में कुछ चीजें थी जो कि 10, 11, 12 में मैं नहीं बता पाया था, एक बार उसको भी ले लेता हूं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। इसमें ऑडियो कट गया था पिछले वाली वीडियो में, आप लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ जाता है कमेंट पढ़ के, लगता है कि नहीं जुड़े हुए हैं। तो चैनल नया भाई, कमेंट जानते सकते हैं, 2 कमेंट भी पढ़ता था, लगता है अरे वाह। तो देखिए, पहला, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? फिर वही आईक्यू के संबंध में आलोचनाएं कीजिए, आईक्यू के संबंध में कौन सा सही नहीं है तो ढूंढिए। वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि मापते हैं, बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि मापता, तो भाई ये कथन कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि मापते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है। बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, नहीं विश्वसनीय होते तो भला उनकी आलोचना होती। बुद्धि लब्धि बहुत ही व्यापक तरीके से मापते तो भला उनकी आलोचना होती। बुद्धि लब्धि परीक्षण इस सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं तो उनकी आलोचना होती, बिल्कुल नहीं। बुद्धि लब्धि के अंदर यही सांस्कृतिक पूर्वाग्रह वाली त्रुटि तो पाई जाती है कि अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग समाज होता है, सबके लिए आप एक ही तरह की बुद्धि लब्धि बना दे रहे हैं आईक्यू टेस्ट। बुद्धि लब्धि परीक्षण मापने के एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, बिल्कुल उसके अंदर एक त्रुटि है, यही क्या कथन सही। हमेशा देखिए कि इसकी बहुत खतरनाक आलोचना होती है कि सभी समाज सभी संस्कृतियों के लिए एक ही तरह की आप बुद्धि लब्धि नहीं बना सकते, इसी बात की आलोचना होती है और यही इसके अंदर कमी, इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। कि आप वेस्टर्न कल्चर के लिए कोई बुद्धि लब्धि बनाए और उसे आप इंडिया में भी अप्लाई करना चाहेंगे, नहीं होगा भाई। यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की सोच अलग है, तो उसके अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। यहां से पकड़ लिए होगे, वाइगोर्स्की वाला इसके फोल्डिंग दे दिया। जबकि जीन पाजे का मानना है कि फला चीज फला को प्रभावित करता है और लियो वाइगोर्स्की का सुझाव है कि फला चीज फला को निर्देशित करता है। भरो, जीन पाजे का मानना है कि कौन? विचार भाषा से पहले, मतलब विचार जो है
वो भाषा को क्या करता है, प्रभावित, मतलब विचार भाषा से पहले विचार भाषा को प्रभावित करता है। लेव वायकोस्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है। अब देखिए, विचार को मैंने बताया था संज्ञान भी लिखेगा, संज्ञानात्मक भी लिखेगा, चिंतन भी लिख सकता है, मतलब कुछ भी लिख सकता है, दिमाग से जुड़ा हुआ कुछ भी मतलब मानसिक चीज जो नहीं थी, चिंतन करना, तर्क करना, सोचना, विचार करना, संज्ञानात्मक, मानसिक, कोई भी शब्द विचार की जगह यूज कर सकता है। तो देखिए, विचार भाषा किसमें है, विचार भाषा, हाँ देखिए, विचार को क्या लिखेगा, संज्ञान, तो यहां हो गया संज्ञान मतलब विचार, विचार को क्या लिखते हैं, संज्ञान भी लिख सकते हैं, अभी आपको बताएं। तो संज्ञान, फिर भाषा, फिर भाषा, फिर विचार, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही, बाकी क्या है, गलत है। तो विचार को सभी शब्दों में लिख सकता है पर्यायवाची तरह, तो इस पर ध्यान रखिएगा। 12 नंबर में भी ऑडियो नहीं आता। देखिए, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है, जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता या जेंडर निष्पक्षता। कोई भी किताब में महिलाओं से ज्यादा यदि पुरुषों का प्रतिनिधित्व ज्यादा पुरुषों के बारे में बताया गया, ज्यादा पुरुषों को बढ़ा चढ़ा के उनके अचीवमेंट के बारे में बताया गया, उनकी तारीफ की गई है, तो ये चीज क्या दर्शा रहा है, ये चीज दर्शाता है जेंडर पूर्वाग्रह, जिसको आप बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात। जब भी किसी एक कैटेगरी को, जरूरी नहीं कि पुरुष को ज्यादा बताया तो जेंडर पूर्वाग्रह, कोई महिलाओं को ज्यादा बता दे, पुरुष को कम बता दे, तो भी जेंडर पूर्वाग्रह है, या जेंडर पक्षपात है, जेंडर रूढ़िवादिता है, तो क्या हो जाएगा, जेंडर पूर्वाग्रह। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये पिछले वाले थे, आप लोगों ने कमेंट किए थे। यदि पसंद आया वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा, भाई को है लालच तो कमेंट कर ही दीजिएगा कि क्या आया वीडियो में, पसंद आया कि नहीं, या कोई चीज़ आप बदलाव चाहते हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें आपके अनुसार है, अभी नया तो हो सकता है बहुत सी कमी हो, तो आप चीज़ों को राय जरूर दिया करिए कि क्या चीज़ों में कमी है, इसको किस तरीके से लाया जाए, कैसे समझाया जाए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। गुड लक, जय हिंद।